इसको खुद का ही भाई मार डालता है क्योंकि ये एक नंबर का कमीना है। और ये इस कहानी का एक साइड कैरेक्टर है जिसके अंदर अपने हीरो की आत्मा आ जाती है और वह कसम खाता है कि उसको कैसे भी अंत तक जिंदा रहना और इतनी आसानी से नहीं मरना है। लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट तब आती है जब इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर रहता है उसका सबसे पावरफुल टैलेंट इस साइड कैरेक्टर को, जिसके अंदर अपना हीरो है, उसको मिल जाती है। तो इस कहानी में आगे क्या होगा, चलो देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और अपना हीरो कहता है कि अब 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जैसे ही जागा तब मैं एक नोवेल की दुनिया में आ चुका था जो कि मैंने खुद ही लिखा था। और ये जो अजीब चीज़ हो रही है इसको लोग आमतौर पर ट्रांसमाइग्रेशन कहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा सिर्फ वेबटून्स या फिर कहानियों में ही होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ भी कभी हो सकता है। इसके बाद ये अपने बिस्तर से उठता है और कहता है कि मेरा ये चेहरा और ये मोटा सा पेट, मैं चाहे कितना ही कोशिश कर लूं लेकिन फिर भी मुझे इसका आदत नहीं हो पा रहा है। और इसके सामने कुछ सिस्टम विंडो टाइप का आ जाता है और ये कहता है कि चाहे मैं अपने आँख को कितना ही घिस लूं लेकिन मेरे सामने ये जो लेटर्स है ये मुझे एकदम दिन की तरह साफ दिख रही हैं। और यहाँ पे इसका ये कैरेक्टर इन्फो रहता है जहाँ पे इसका नाम होता है रासेन मेथेन। इसके पास टैलेंट रहता है मैजिक कॉम्बैट का और ट्रेट रहता है फ्लॉड प्लॉसिबिलिटी का। भाई ये ट्रेट क्या है भाई, ये मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन खैर यार आगे कहानी के अंदर समझ में आ जाएगा। खैर इसके बाद ये बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं सच में ये नोवेल की दुनिया के अंदर ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर इन सभी के बीच में मुझे बस ये बेकार से बदनसीब साइड कैरेक्टर के अंदर ही आना था जो कि अपने भाई के हाथों 9 साल बाद मारा जाएगा। इसके बाद ये बताता है कि जिस दिन ये पहली बार इस दुनिया के अंदर आया था उस दिन ये एकदम अपने नींद से जगता चला लगता है, हाँ अभी मुझे काम पे जाना था, टाइम क्या हो गया है, कहीं मुझे लेट तो नहीं हो गई। और इसके बगल में इसकी जो मेड रहती है उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। और ये बगल में घूम के देखता है यहाँ ये कौन है। तो वहाँ पर हम इसके मेड को देखते हैं जो कि अपने घुटने पे एकदम बैठ जाती है और कहते हैं कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। ये इसको देख के समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये है कौन। और फिर इसको वो देखकर सोचता है कि ये देखकर लग तो नहीं रहा कि कोई कोरियन है, या फिर इसको देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा है कि ये कोई वेस्टर्नर है, मतलब ये आखिर है तो है कौन। और फिर उसके बाद ये इससे पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ। ये अपना सर नीचे पटकने लगती है और कहते हैं मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपको टाइम पे उठाने में नाकामयाब रही क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आज आप जल्दी उठने वाले हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, ये सारी मेरी ही गलती है। और भाई ये इतना ज़ोर से अपना सर पटकती है कि खून भी निकलने लगता है। इसे देखकर अपना हीरो तो एकदम चौंक जाता है और उसको समझ में नहीं आता है भाई ये इतना क्यों पटक रही है अपना सर। जिसके बाद ये इसके थोड़ा पास जाते हुए कहता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन इसको पास आते हुए देखकर ये तो भाई और भी ज़्यादा इसका हालत ख़राब हो जाता है और वो चिल्लाने लगती है प्लीज़ मुझे मत मारिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये यहाँ पर भाई बेहोश पड़ी हुई रहती है और अपना हीरो इसके बगल में खड़ा होकर कहता है कि मैं तो बस इसके थोड़ा पास जाने चाहता था लेकिन ये तो एकदम बेहोशी हो गई। मेरे साथ पहले दिन में ये सारी चीज़ें हुई, इसकी वजह से मेरे दिमाग तो पूरा एकदम शौक में था। और फिर दूसरा दिन जहाँ पर ये बिस्तर पर बैठ के अपना सिस्टम विंडो को देख रहा होता है और कहता है कि मेरा नाम अब रासेन मेथेन है, ना कि चा मिनसंग जो कि इसका पिछला ज़िंदगी में नाम था। और ये आगे बताता है कि आज सुबह मैं एक लड़के से मिला और उसके बाद यहाँ पे ये लड़का को हम देखते हैं जो क्या कहता है यंग मास्टर, मैं आपके डेली लॉग को यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ हूँ। जिसके बाद अपना हीरो बताता है कि इसका नाम है हैम्पटन। जिसके बाद ये इससे पूछता है कि क्या डेली लॉग, और वो कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूँगा। जिसके बाद वो बैठ के अपना लिखना शुरू कर देता है और पीछे से रासन जाकर उसको देखने लगता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। तब उसको वो देख कर कहता है अच्छा तो ये डेली लॉग है, अब मुझे याद आया कि आखिर ये क्या है। जो फेमस क्लास के सक्सेसर्स होते हैं उनका हर दिन को एकदम अच्छे से देखा जाता है कि आखिर वो क्या क्या कर रहे हैं और उन्होंने दिन में जो भी काम किया जाता है उसके लिए एक अलग से आदमी रहता है वो सारे चीज़ों को लिखने के लिए। और ये नॉर्मल लाइफ रहता है जब तक कि आप 14 साल के नहीं हो जाते हो। जिसके बाद ये जो लड़का रहता है पीछे घूम के देखता है जहाँ पे राशन खड़ा हुआ रहता है, इसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और चिल्लाता है इसकी वजह से इसका जो वहाँ पे इंक रखा हुआ रहता है वो भी गिर जाता है और पूरा वहाँ पे फैल जाता है। इसकी वजह से तो भाई एकदम बहुत ही ज़्यादा ही डर जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इसको जल्दी से साफ करता हूँ। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं रासेन अपना एक पैर उठाता है, ऐसा लग रहा है कि ये तो इसको काफ़ी जोर से मारने वाला है, लेकिन ये समझ नहीं पाता कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर खुद पे खुद ही चल रहा है। जब मैं इस काले लड़के को देख रहा हूँ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको एक जोर से लात मारूं, लेकिन ये बस इसके मन में ही रहता है क्योंकि ये अपने बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरे बॉडी को ऐसा
ऐसा प्रोग्राम किया गया इसको मारने के लिए या फिर ऐसा सारा बेकार काम करने के लिए। और फिर दूसरे दिन पर ही मुझे मेरी सारी यादें वापस आने लगी, यानी कि रासेन मेथेन की यादें। जिसके बाद ये बताता है कि 4 साल की उम्र में ये जितने भी सर्वेंट्स रहते हैं उनको एक टॉय स्टिक से पीटा करता था, और उसमें से एक ये जो हैम्पटन अभी लिख रहा था वो भी था। और जब ये 5 साल का हुआ तभी से पता चला इसके जन्म के पीछे का राज, और ये अपनी माँ को कहता है क्या तुम्हारे जैसी कोई मेरी मदर है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो रासेन मेथेन है ये जो पेट्रियार्क है डेकाट्रा और एक सर्वेंट सोसो उसका एक बेटा है, जिसकी वजह से ये जो डेकाट्रा है इसे तो ये बहुत ही ज़्यादा डरता है, लेकिन जो इसकी माँ है सोसो ये उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये अपने माँ को गाली देता है और ऊपर से भाई उसके ऊपर थूक भी देता है। यार कहना पड़ेगा बहुत ही बेकार आदमी है ये। खैर इसके बाद यहाँ पे अपना हीरो कहता है कि मुझे इन यादों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। खैर ये तब हुआ जब मैं 7 साल का था। उस टाइम पे मैं सच में ऐसा कह सकता हूँ कि जो रासेन है इसके पास बहुत ही बढ़िया टैलेंट है एक कचरा होने में। जिसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि और भी बहुत सारे सर्वेंट्स को मेड्स को हमेशा परेशान करते रहता था, नौकरों को हमेशा मारते रहता था और बहुत ही ज़्यादा बदमाशी करता था। लेकिन असली घटना तो तब घटी जब ये 8 साल का हुआ, क्योंकि उस टाइम पे ये एक लड़की को बहुत ही जोर जोर से बहुत ही मतलब यार घटिया तरीके से पीट देता है। और ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही फेमस मार्शल क्लान की सिर्फ एक लौती बेटी थी। उसकी वजह से जो इसके फादर थे डेकाट्रा उसको उस सामने वाला जो पेट्रियार्क है ग्रांडेल का उसके सामने अपना सर झुकाकर उससे माफ़ी मांगनी पड़ी। इसके वजह से रासेन के 9 साल होने से पहले ही उसको अपने घर से ही लगभग निकाल दिया गया और उसको एक दूसरे जगह मेपल एनेक्स के अंदर भेज दिया गया जहाँ पे आसपास में कोई भी नहीं रहता है। और फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद ही ये वहाँ पे एकदम तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है और चिल्लाता है मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चॉकलेट दो। यहाँ पर भाई अपना हीरो सोचता है कि क्या ये लड़का कोई पागल वागल तो नहीं है ना चॉकलेट के लिए। खैर ये बताता है कि जो रासेन मेटेन है ये एक नोवेल का कैरेक्टर है जो कि चा मिन्सन ने लिखा है, मेरा मतलब मैंने लिखा है। और ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको मैंने ऐसे लिखा था कि ये एक नंबर का कमीना हो, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी इतना ज़्यादा डिटेल में बैक स्टोरी या फिर सेटिंग को नहीं लिखा था। ये दुनिया ये बस वही दुनिया नहीं है जिसको मैंने पूरी तरह से लिखा है, ये एक बिना लिखा हुआ दुनिया है, मतलब इसके आगे कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ये खड़ा होकर सोच रहा होता है कि इस दुनिया में ये सारी चीज़ें हो रही है, ये सब अपने आप ही हो रही हैं, इसको कोई कर नहीं रहा है। मुझे लगभग अपनी सारी पहली वाली यादें याद आ चुकी है, भले ही वो सारे के सारे कचरे हैं। इसके बाद हम तीसरे दिन को देखते हैं जहाँ पे अपने बिस्तर पर बैठ के सोच रहा होता है कि अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है, मुझे ये मानना ही होगा कि मैं सच में इस दुनिया के अंदर आ चुका हूँ। ये कोई सपना नहीं है, लेकिन ये अब एक असलियत है और मैं बस यहाँ पर ऐसे शौक में बैठे हुए नहीं रह सकता। रासेन मेथेन बस एक कमीना साइड कैरेक्टर था, वो भी एक नॉवल का जिसका नाम है साइड ऑफ द रिनाउंड स्वॉर्ड क्लान, और उसके अंदर मैं मतलब इसके बॉडी के अंदर आ चुका हूँ। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा चीज़ नहीं लिखा था कि वह कैसा दिखता है या फिर उसके पास क्या एबिलिटी है, क्योंकि आखिरकार वो बस एक साइड कैरेक्टर था जो कि शायद ही कभी कहानी के अंदर आता था, और वैसे भी इसके पास उतना कुछ ज़्यादा खास चीज़ था नहीं, तो इसलिए मैंने बस इसको एक नॉर्मल सा टैलेंट दे दिया मैजिक कॉम्बैट का। मैंने बस इसको दिए वाला टैलेंट दिया था कि शायद कभी काम आ जाए, लेकिन मैंने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसकी वजह से जो इस मानवा के यानी कि इस कहानी के जो रीडर्स होंगे उनको तो ये पता भी नहीं होगा कि ये इसके पास ऐसा भी कोई टैलेंट है। और आखिरकार इसको अंत में 17 साल की उम्र में मार दिया गया, जिसकी वजह से ये एकदम जोर से कांपने लगता है, क्योंकि भाई अब ये खुद 17 साल में मरने वाला अगर ये कुछ नहीं करता है तो। इसके बाद ये उठ के बैठ जाता है और कहते हैं कि ठीक है तो चलो अब से मेरा नंबर 1 गोल होगा जिंदा रहने का। और अभी के टाइम पे रासेन 9 साल का है, इसका मतलब मेरे पास अभी 8 साल है इससे पहले कि मैं मारा जाऊं, मतलब कि मेरे पास अभी 8 साल है अपने फ्यूचर को चेंज करने के लिए। लेकिन असली दिक्कत तो ये है कि अगर मैं 8 साल के अंदर अपना फ्यूचर कैसे भी करके चेंज कर भी लेता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है यानी इस नोवेल का असली हीरो कासिन शायद उसके खिलाफ मुझे फाइट करनी होगी, क्योंकि जो मैथेन क्लान है उसके किस्मत में है कासिन से फाइट करना। क्योंकि ये जो मतलब मासेन क्लान का पेट्रियार्क जो है डेकाट्रा उसने गलती से जो स्वॉर्ड क्लान है इसके सबसे बड़े बेटे को एक्सीडेंटली मार दिया था। इसकी वजह से सारी सिचुएशन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, और ये अभी के टाइम पर तो एक सीक्रेट है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ता है ये सारी राज खुलते जाती हैं, और इसके वजह से ये सारा टेंशन होते होते एक वो ब्रेकिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है।
और अंत में ये दोनों क्लान्स के बीच में एक वार शुरू हो जाती है और इस वार का नाम पड़ा द वार ऑफ स्वॉर्ड एंड मैजिक, यानी कि तलवार और जादू के बीच की लड़ाई। लेकिन इस नोवेल का तो टाइटल ही है जिसकी वजह से ये जो साइड क्लान है वो अंत में जीत जाते हैं, क्योंकि भाई उनके साथ तो मेन कैरेक्टर भी है और जो मैथिन क्लान है वो लगभग एकदम पूरा का पूरा ही खत्म हो जाता है। फिर वो अपने सामने देखता है, उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाता है, तो ये सोचता है कि आखिर ये मेरे सामने टेक्स्ट हमेशा क्यों आ जा रहा है और आखिर मैं भी करूँ तो करूँ क्या। फिर वो याद करता है कि मैं इस दुनिया का क्रिएटर हूँ, यानी कि ये भले ही एक ऐसा दुनिया जिसको मैंने पूरे मन से नहीं लिखा है, क्योंकि मैं काम करते हुए इसको मतलब बचे हुए टाइम में लिखता था, लेकिन फिर भी हाँ मैं इस दुनिया का क्रिएटर हूँ, यानी कि इस दुनिया के अंदर जो भी होने वाला है, इस मेन कैरेक्टर के अंदर जो भी चीज़ें उसको मिलने वाली है, उसका जितना भी लकी इनकाउंटर होने वाला है वो सब के सब मैंने ही बनाया है। और यहाँ तक कि मैं इस दुनिया का फ्यूचर भी जानता हूँ, तो अगर मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से संभाल सकता हूँ तो मैं इस ज़िंदगी को अपने पिछले ज़िंदगी की तरह एकदम अच्छे से जी सकता हूँ। नहीं, इस बार मैं चाहूँ तो अपने पिछले ज़िंदगी से भी अच्छे तरीके से जी सकता हूँ। फिर वह देखता है भाई इसका जो बाथरूम रहता है, ये देखता है भाई कितना बड़ा बाथरूम है, ये तो मेरा जो पिछला वाला स्टूडियो था जिसमें मैं रहा करता था उससे भी ज़्यादा बड़ा है। जिंदगी में बस एक ही मौका मिलता है और वैसे भी एक बहुत ही बड़े इतने ज़्यादा पावरफुल क्लैन के सबसे यंगेस्ट सन के तौर पे मुझे एक अमीरों की ज़िंदगी जीना उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर जो इसका मतलब टैलेंट है मैजिक कॉम्बैट वाला, वो राशन खुद नहीं जानता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने आज तक इसको अच्छे से प्रैक्टिस किया ही नहीं है। लेकिन वह कम से कम एक जीनियस तो होना ही चाहिए मैजिक कॉम्बैट के अंदर, क्योंकि आखिरकार इसके अंदर मेटेन क्लान का खून दौड़ रहा है। और ये बताता है कि जो मेटेन क्लान है ये इस दुनिया के 3 महान क्लान में से एक है, और ये जन्म लेते ही मेरे पास एक सिल्वर स्पून है, तो मुझे इन सभी के बारे में एकदम अच्छे अच्छे सोचना होगा। हाँ, वो बात अलग है कि मैं इस मतलब लाइफ के अंदर एक नंबर का कमीना हूँ और ऊपर से मैं 17 साल की उम्र में मरने भी वाला हूँ अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो। अगर मुझे अपने पिछली ज़िंदगी से अच्छी ज़िंदगी यहाँ पर जीना है तो उसके लिए मेरे पास अभी 8 साल है और ये काफ़ी अच्छा टाइम है सब चीज़ चेंज करने के लिए। लेकिन तभी वो बगल में ध्यान देता है, एक बार फिर से सिस्टम विंडो इसके बगल में आ जाता है, तो वो कहता है कि क्या ये टेक्स्ट, ये तो वही है जो कि मैं यहाँ पर आने के बाद मैंने सबसे पहले देखा था। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आता है और बताया जाता है कि जो राशन मैटेन है उसके विल की वजह से तुम्हारे पास एक स्पेशल टैलेंट एक्टिवेट हो गया है जो कि है डिवाइन आई। इसको देखकर यार अपना हीरो तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये तो वही एबिलिटी है ना जो इस नोवेल के अंदर का जो मेन हीरो है उसके पास था। ये इस एबिलिटी को बस देखता ही रह जाता है और सोचता है कि आखिरकार मैंने इस एबिलिटी को कैसे अवेकन कर लिया। इसके बाद ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाता है तो इसे समझ में आता है कि इसके सामने ये जो सारे सिस्टम विंडो या फिर ये सारी चीज़ें दिख रही है, ये असल में इसको ये जो एबिलिटी है डिवाइन आई वाला, उसी की वजह से इसे ये सारी चीज़ें दिख रही है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो एबिलिटी है ये तो मेन कैरेक्टर के पास होना चाहिए ना, तो आखिर ये मेरे पास क्यों है। खैर हटाओ, छोड़ो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं जैसे यहाँ पर आया हुआ हूँ इस दुनिया के अंदर मुझे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है कि आखिर ये चल क्या रहा है। लेकिन ये जो मेन कैरेक्टर का एबिलिटी है, और हम देखते हैं कि ये जो मेन कैरेक्टर है अपना तलवार लेकर बहुत ही सारे मॉन्स्टर्स के बीच में एकदम कूद के स्टाइल में जा रहा होता है और वो एकदम मस्त अपना तलवार निकाल के मारने के लिए उनको रेडी रहता है। और फिर उसके बाद इन सभी को ये एकदम आसानी से मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद अपना हीरो बताता है कि ये जो मेन कैरेक्टर है ये कुछ ज़्यादा ही ओवर पावर है और ये इतना ओवर पावर है कि ये चाहे तो अकेला एक पूरे कॉन्टिनेंट को तबाह कर सकता है। नहीं, बस एक पूरा कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि ये चाहे तो इस पूरे दुनिया को तबाह कर सकता है। और लेकिन असली प्रॉब्लम तो ये है कि ये आगे चल के अपना इसी पावर का इस्तेमाल करके जो मेटेन क्लैन है इसको डिस्ट्रॉय करने वाला है, जिसमें अपना हीरो भी मरेगा अगर वो ऐसा करता है तो। इसके बाद ये अपने सामने कुछ नोटिस करता है तो वहाँ पर कोई रिंग टाइप का रहता है। ये समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये क्या रिंग है, कैसा रिंग है और कहाँ से आया। लेकिन तभी वो महसूस करता है कि नहीं, ये जो रिंग है इसको मैं अपनी आंखों से नहीं देख रहा हूँ, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसका जो डिवाइन आई वाला एबिलिटी है ये इसके पूरे बॉडी को सारा एकदम छानबीन कर रहा है, इसके बॉडी के अंदर क्या क्या है, और शायद ऐसा हो सकता है कि ये इसका पहला सर्कल है।
तो ये बताता है कि सर्कल एक माना का रिंग होता है जो कि मतलब दिल के चारों तरफ होता है, और ये मैजिक इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है, क्योंकि ऐसा कह सकते हो कि ये एक बैटरी की तरह काम करता है अगर मैजिक इस्तेमाल करना हो तो। और इस दुनिया के सेटिंग को मैंने ऐसे तरीके से लिखा है कि अगर तुम्हें ये सर्कल बनाना हो और सिर्फ पहला ही बनाना हो तो उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे फील्ड के अंदर तुम्हें बहुत सारे धीरज की और बहुत सारे पैसों की भी ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि राशन जैसा कोई कमीना बच्चा इतना ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकता है या फिर ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में पढ़ सकता है। और मुझे ऐसा कुछ याद भी नहीं आ रहा है कि ऐसे इतना कुछ मतलब इसने ट्रेनिंग किया होगा, तो क्या ये ऑटोमेटिकली खुद से ही बन गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके बगल में जो दरवाज़ा रहता है उसके पीछे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। वो सोचता है क्या इस टाइम पे कौन होगा, शायद से ये अभी के टाइम पर हेरा ही हो सकती है। तभी उधर से किसी लड़की की आवाज़ आती है कि यंग मास्टर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बस थोड़ी देर के लिए। ये कहता है आ जाओ। फिर हम देखते हैं कि कोई लड़की अंदर आती है। ये इसको देखकर थोड़ा चौंक जाता है कि ये क्या कर रही है। तभी हम सामने देखते हैं कि ये भी कोई सर्वेंट या फिर मेड ही दिख रही है जो कि आके इसके सामने अपना घुटनों पे झुक जाती है। और तभी इसको अपना पास्ट याद आता है जहाँ पे इसने इसको ऑर्डर दिया था कि तुम जब भी मुझे देखोगी तब तुम्हें जल्दी से अपने घुटनों पे झुकना होगा। और ये सोचता है कि ये इतना बड़ा कमीना है, ये पता नहीं सब लोगों को ऐसा क्यों रूल बनाता रहता है और ऐसे करवाता रहता है। और तभी वो सामने देखकर कुछ एकदम ही बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। भाई इसके तो एकदम होश से उड़ जाते हैं, क्योंकि वो सामने देखता है कि ये क्या है। तभी हम इस मेट का कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देखते हैं जहाँ पे इसका नाम रहता है हेरा, और इसका मेन एट्रीब्यूट रहता है असैसिनेशन। मतलब भाई ये एक असैसिन है, और उसका जो ट्रेट रहता है इसको ये एनालाइज नहीं कर सकता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये समझ में नहीं पाता है कि इतनी एक यंग लड़की अगर इसका जो मेन एट्रीब्यूट है ये असासिन आखिर कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है कि मैंने इस दुनिया के अंदर ऐसा भी कुछ लिखा होगा। नहीं, शायद मैं भूल रहा हूँ कि ये दुनिया एक बहुत ही पागल दुनिया है। इसके अंदर सभी लोग पागल है जो कि हमेशा पावर के पीछे और वायलेंस के पीछे रहते हैं, और पावर के हेल्प से ये लोग चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि एकदम जंगल में होता है। इसका मतलब ये है कि किसी ने जानबूझकर मेरे पीछे एक असासिन को लगाया है, ताकि ये जो फीमेल असासिन है ये हमेशा एक मेरे पीछे लगी रहे। और एक ऐसे मतलब बेकार लड़के के पीछे भी ऐसा असासिन लगाना, ऐसा लग रहा है कि ये लोग शायद से सक्सेशन के लिए अपना फाइट कर रहे होंगे। ये दुनिया सच में एक पागल दुनिया है। अगर फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है या फिर मैं कितना ही अमीर हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ तो ये सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, शांत हो जाओ चाहमेन सिंह। मतलब यार ये खुद को ही शांत कराता है और कहता है कि मुझे कम से कम एक झूठ मूठ का स्माइल तो करना ही होगा, वरना अगर मैं इस लड़की को कोई भी अगर छोटा सा भी मौका दे देता हूँ तो ये शायद मुझे सच में मारे डालेगी। लेकिन भाई ये इसका मतलब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद खुद काँप रहा होता है, यह रुक नहीं पाता है, और इधर से ये भी देखकर समझ नहीं पाती है कि आखिर मतलब ये क्या करना चाहता है। और तभी इसको याद आता है कि इसके पहले इसने जब इस लड़की को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, मारा था, पीटा था, तो उस टाइम पे ये जो रो रही थी ऐसा लग रहा है कि उस टाइम पे ये बस एक्टिंग कर रही होगी। इसके बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इसका मतलब ये है कि अभी ये मेरे सामने जो ये कांप रही है ये भी एक एक्टिंग है। भाई ये तो बहुत ही बड़ी एक्टर है। अगर मेरे पास ये डिवाइन आई नहीं होता तब तो मैं इसे बता भी नहीं पाता। अगर ये इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग में, तब तो अगर ये असली दुनिया में रहती तो बहुत ही बड़ी एक्टर बन सकती थी। खैर इसके बाद ये थोड़ा सा खांसता है और कहता है एच हेरा। तो ये उसके बाद ये कहती है यस मास्टर क्या बात है। तो ये उसको सबसे पहले तो कहता है कि तुम खड़ी हो जाओ, और बोलता है कि जाकर मेरे लिए कुछ वेर्डेन चॉकलेट्स लेकर आओ। ये समझ नहीं पाते क्या चॉकलेट्स। और उसके बाद यहाँ पे जो अपना हीरो रहता है वो मन में सोचता है कि बस यहाँ से निकल जाओ और मुझे सभी चीज़ों के बारे में चाहिए सोचने दो। और ये उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा चिल्ला के कहता है क्या तुम अभी मुझसे सवाल कर रही हो। वो कहती है कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। और वो दौड़ के जाके गेट से बाहर निकल जाती है और थोड़ी देर के लिए तो गेट पर ही खड़ी हो जाती है। और वो समझ में नहीं पाते कि अभी यहाँ पे हुआ क्या। और वो बोलती है कि मैं एग्जैक्टली इसको अच्छे से तो नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ अलग है, क्योंकि ये ऐसा कुछ टाइम पहले से, कुछ दिनों पहले से ही हो रहा है कि इसके अगल बगल का जितना भी एटमॉस्फेयर है वो लगभग पूरा ही बदल गया है। भले ही मैं इसको एकदम अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ कि आखिर क्या है, लेकिन इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर से चेंज हो गया है। शायद ये मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ, लेकिन मुझे जाकर इसके बारे में उनको रिपोर्ट कर देना चाहिए।
और फिर ये उसके बाद यहाँ से चली जाती है। और यार ये किन के बारे में बात कर रही होती है ये अभी हमें नहीं बताया जाता है। इधर हम देखते हैं कि राशन बैठ के अपने सिस्टम विंडो को देखते हुए एकदम अच्छे से सोच रहा होता है कि जो राशन मेटेन है जो कि अभी मैं हूँ उसको जो मेपल एनेक्स है इसके अंदर निकाल दिया गया है। और अभी के टाइम पे मुझे मेरे फादर यानी जो पेट्रियार्क है उसके नज़रों के सामने से और सक्सेशन के लाइन से एकदम दूर धक्का देकर निकाल दिया गया है। राशन मेटेन जो है वह एक सक्सेसर के कैंडिडेट के अंदर बिल्कुल भी नहीं आता है, यानी कि वो इस मैजिक क्लैन का सक्सेसर नहीं बन सकता है। लेकिन इसके मामले में ये इसका एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जो मैजिक क्लान है वो एकदम मतलब जो स्वॉर्ड क्लान है उससे फाइट का पक्का करने ही वाली है। इसकी वजह से इसको अभी जाकर मतलब फाइट नहीं करना होगा क्योंकि ये सक्सेशन के लाइन से बाहर है। लेकिन अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे ये यहाँ पर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह एक्ट करना होगा। लेकिन मेरा नसीब अच्छा है कि मैंने इस दुनिया का क्रिएटर हूँ और मैंने इस दुनिया को बनाया है, तो मुझे ये सारी चीज़ें के बारे में पता है। और ऊपर से मेरे पास तो मेन कैरेक्टर का भी पावर है और मैं जानता हूँ कि मेरा किस्मत कैसे होने वाला है, इस दुनिया का फ्यूचर कैसे होने वाला है और सारे के सारे जो भी एंसेंट आर्टिफैक्ट्स है वो सारे कहाँ पे दफनाए गए हैं। मुझे जो सक्सेशन बैटल है उसके अंदर पार्ट लेना ही होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं लेता हूँ तो मुझे मैटन फैमिली का एक कचरा कहा जाएगा। और अभी के टाइम पे मैं बस 9 साल का ही हूँ, इसका मतलब मैं जब 10 साल का होऊंगा तब मुझे एक्चुअली में बैटल के अंदर ज्वाइन करना होगा। फिर ये कहता है कि अगर मेरी जगह पर वो सच में बेवकूफ़ राशन ही रहता तब वो 10 साल की उम्र के बाद भी ऐसा ही बेवकूफ़ी वाला काम करते रहता और फाइनली 17 साल की उम्र में जाकर मर जाता। यहाँ पर मैं चाहूँ तो जितना चाहूँ उतना खा सकता हूँ बिना पैसों की फिक्र किए हुए। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर जाकर घूम सकता हूँ और मैं अगर चाहूँ तो एकदम फ्री और एकदम पैसे वाला अमीर ज़िंदगी जी सकता हूँ। लेकिन मुझे बस अपना जो मतलब प्लेस है वो सक्सेशन के अंदर बीच में कहीं पे भी फिक्स करना होगा, यानी कि ना ही टॉप पे ना ही नीचे। और मैंने ये पहले भी कर चुका हूँ अपने मतलब पिछले ज़िंदगी के अंदर जहाँ पे ये मिलिट्री के अंदर था। ठीक है, तो अब सब ये क्लियर है कि मुझे इस दुनिया के अंदर कैसे एक्ट करना है और मुझे इस दुनिया के अंदर क्या क्या करना है। तब इसके पास नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारे पास ज़्यादा माना नहीं बचा हुआ है, इसकी वजह से जो तुम्हारा डिवाइन आई वाला इफेक्ट है उसको बंद किया जाता है। फिर उसके बंद होते ही यहाँ पे हम देखते हैं बगल में से फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और फिर से यहाँ पर यह सासिन वाले ही लड़की रहती है जो कर आकर कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा यंग मास्टर, क्योंकि वो जो वेडन चॉकलेट है उसको पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसके लिए मैं उसको आपके लिए नहीं ला पाई। ये कहता है कोई बात नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। वो उसके बाद सोचता है कि मुझे वैसे भी यहाँ पे कोई चॉकलेट तो चाहिए नहीं, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था। ये कहती है मैं बहुत ही ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन तभी वो कहते क्या क्या कहा आपने, मतलब यार इसको विश्वास ही नहीं होता है कि ये इसको बिना पीटे छोड़ देगा। यार इसके बाद ये कहता है कि मैंने कहा कोई बात नहीं, अब यहाँ से निकलो। ये उस लड़की को देखता है और सोचता है कि अभी के लिए मुझे राशन की तरह कभी कभी टाइम पर एक कमीने की तरह बर्ताव करते रहना चाहिए। और तुम्हें पता है कि यहाँ पर सबसे डरावनी बात क्या है, क्योंकि ये जो हेरा जब यहाँ पे आई थी तब उस टाइम पे तो मुझे इसका फुट स्टेप का आवाज़ भी नहीं सुनाई दिया। मतलब यार ये काफ़ी एक हाई लेवल के असासिन है। क्या यार ये उधर से कहती है तो क्या इसका मतलब है कि वो जो वेडन चॉकलेट है और वो इतना ही कहते कि इधर चिल्लाता है मैंने कहा कि ये सब ठीक है, अब यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। वो कहते हैं कि मैं समझ गई, आपका दिन अच्छा हो, और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। हम देखते हैं कि ये यहाँ पे बाहर खड़ी हुई रहती है और सोचती है क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं सुन लिया, क्योंकि इसके जैसा कमीने ने कहा कि नहीं मैं ये पक्का गलत नहीं सुनी हूँ। क्योंकि उसको याद आता है कि इसने यहाँ पर कहा था कि कोई बात नहीं है तुम जा सकती हो। और फिर वो सोचती है कि ये ऐसा एक लड़का है जो कि चॉकलेट्स के पीछे तो एकदम पागल हो जाता है और इसने कहा कि कोई बात नहीं ठीक है, नहीं मुझे इसको अभी के टाइम पर थोड़ा सा और ऑब्जर्व करके मुझे अच्छे से इसको देखना होगा और फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे इसके बारे में रिपोर्ट करना है या फिर नहीं करना है। खैर इसके बाद अब हम एक वीक लेटर का मतलब सीन देखते हैं, एक सप्ताह बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे अपना हीरो चिल्लाता है हैम्पटन, जहाँ पे ये जो हैम्पटन यानी कि इसका जो नौकर रहता है ये कहता है यस मास्टर। तो ये इसको कहता है कि अब तुम यहाँ पे तैयार हो जाओ। वो कहता है क्या तैयार हो जाओ, लेकिन किस लिए? तो ये बताता है कि हम लोग ट्रेनिंग एनेक्स के अंदर जा रहे हैं। ये कहता है क्या ट्रेनिंग एनेक्स के अंदर? उसके बाद ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे क्वेश्चन करने की हिम्मत कैसे की, क्या मुझे ये दोबारा करना होगा? ये कहता है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यंग मास्टर, मैं अभी जाकर अपॉइंटमेंट करता हूँ। और ये इसको 7th यंग मास्टर कहता है, यानी कि इसके ऊपर इसके अभी भी 6 भाई बहन है जो कि सक्सेशन लाइन में मतलब इन सभी के बीच में कंपटीशन खैर होने वाला है। राशन बताता है कि इस सप्ताह के अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ों को सोचा है और मैंने उनको अलग अलग चीज़ों में कर लिया है। जैसे कि सबसे पहले तो अगर मुझे जिंदा रहना है तो उसके लिए मुझे सक्सेशन बैटल के अंदर
भाग लेना होगा और कम से कम एक अच्छा इंसान की तरह बर्ताव करना होगा। और दूसरा, अगर मुझे एक अच्छा इंसान की तरह बर्ताव करना होगा तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा कड़ी मेहनत भी करनी होगी और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। और सबसे आखिरी में मुझे किसी भी कीमत पर जिंदा रहना है और ऊपर से मुझे इंडिपेंडेंट भी बनना होगा। और ये सब चीज़ करने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि मुझे सबसे पहले तो कंफर्म करना होगा, और वो ये है कि इसके पास जो फर्स्ट सर्कल वाला मैजिक है और उसके अलावा जो इसके पास डिवाइन आई है, तो क्या वो अच्छे से काम करने वाले हैं। तो इनको अब ये टेस्ट करने का दिन आ चुका है। इसके बाद हम देखते हैं हैम्पटन दौड़ के कहीं पे जा रहा होता है और कहता है कि यंग मास्टर रासेन पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं और उन्होंने जब मुझे पीटा तब मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी, और ये सारा मतलब जो हुआ इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे उन पर गुस्सा होना चाहिए फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, बल्कि मुझे तो उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, मुझे उनका मतलब दया मांगना चाहिए, क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह से उनका सेवा नहीं कर पाया, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई है। अभी के टाइम पे जो 7th यंग मास्टर है वो ट्रेनिंग एनेक्स में जाना चाहते हैं, तो मुझे वहाँ पर जाकर सभी चीज़ों को एकदम अच्छे से करना होगा। और फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे रासेन इसके इन्फॉर्मेशन को देख रहा होता है, तो उसे पता चलता है कि इसका नाम है हैम्पटन और इसका मेन एट्रीब्यूट है पॉइजन का, और भाई इसका जो ट्रेट है वो है कावर्डली शैडो का। खैर उसके बाद यहाँ पर रासेन देखकर कहता है कि पहले तो एक असासिन और उसके बाद अब एक पॉइजन का इस्तेमाल करने वाला, भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर वह इसको देखकर सोचता है कि आखिर इसने ये जो पॉइजन है इसको सीखना कब से इस्तेमाल कर दिया, और ये जरूर यहाँ पे इंतजार कर रहा होगा कि मेरे बाद कब इसको मौका मिले। फिर उसके बाद ये हमें बताता है कि जो भी सक्सेशन कैंडिडेट रहता है मैजिक क्लान का, उसको एक बहुत ही मतलब ट्रेंड ऐड दिया जाता है, उसको एक सर्वेंट दिया जाता है जो कि बचपन से उसको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको बहुत चीज़ सिखाया जाता है ताकि वो अपने जो उसका कैंडिडेट रहता है उसके लिए हमेशा लॉयल रहे पूरी ज़िंदगी तक, और वो हमेशा पूरी ज़िंदगी तक लॉयल रहता भी है। और ये 7th सन का शैडो है हैम्पटन, यानी कि ये मेरा शैडो है। ये शैडो ये मतलब मेरे जैसे ट्रैश के पास भी एक शैडो है। वैसे देखा जाए तो फिर भी अंत में ये जो भी मतलब शैडो रहते हैं ये हमारी मैजिक क्लैन के फैमिली की बस एक ट्रेन किए हुए नौकर ही होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ट्रेनिंग एनेक्स को, जहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं और उसको देखकर हैम्पटन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि यंग मास्टर यहाँ पे ट्रेन करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन आखिर इनका मूड जो है इतना अचानक से ये बदल कैसे गया। खैर हटाओ छोड़ो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं है कि डर लग रहा है कि यहाँ पर जाकर फिर से कोई मुसीबत खड़ा कर देंगे। वो तो बस बात ऐसा है कि मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब इनके ये हरकतों की वजह से सभी लोग इसको बुरा समझते हैं या फिर इनको ऐसे ख़राब कहते हैं। खैर हटाओ छोड़ो, मुझे अपने यंग मास्टर के अंदर भरोसा करना चाहिए। और हम देखते हैं यहाँ पे रासेन अंदर जाते हुए कहता है धत तेरी की, और वो अपने सामने देखता है जहाँ पे एक मतलब मॉडर्न का बिल्डिंग दिखता है, मतलब अभी के ज़माने का बिल्डिंग दिखता है। तो ये कहता है कि मैंने ये फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर भी एक मॉडर्न बिल्डिंग बना दिया था। सच में मैं जब इस वर्ल्ड को बना रहा था तब उस टाइम पे मैं कुछ ज़्यादा ही लेजी था। खैर कम से कम इसके वजह से मैं इसको मतलब अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो मुझे इसके अंदर जाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और हम देखते हैं इसके मतलब गेट खोलता है, उसके अंदर से एक आदमी आने लगता है। तो उसके बाद यहाँ पे राशन और बताता है कि हर ये एनेक्स को मैनेज करने के लिए उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये आदमी अंदर से आता है और कहता है कि 7th यंग मास्टर, मेरा नाम है नोआ और मैं ये लीफ एनेक्स का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। राशन इसके सामने जाता है और कहता है कि हाँ मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और उधर से वह झुक के कहता है कि हाँ मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुआ यंग मास्टर। और ये मन में सोचता है कि मैं वही आदमी हूँ जिसको तुमने 1 साल पहले बस थोड़ा सा ना झुकने के लिए एक जोर से चाटा मारा था कमीने कहीं के, और फिर भी ये कुत्ता कहीं का मुझे याद भी नहीं है। और फिर इसके बाद हम ये एनेक्स के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे ये आकर सोचता है कि वाह मैं तो इसका जो इन्फॉर्मेशन है अपने आंखों से मतलब अपने डिवाइन आई से पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये मुझसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और मेरे ख्याल से ये तो नेचुरल है, क्योंकि अगर ये यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है तो ये तो मामूली सी बात है कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। मेरे ख्याल से मुझे इसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए और इसके साथ अच्छे से बात करना चाहिए। फिर इसके बाद ये उससे पूछता है कि मैं अपना जो ट्रेनिंग है उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ा मतलब अच्छे मॉन्स्टर चाहिए ताकि मैं उनसे फाइट कर पाऊँ। ये कहता है कि क्या ट्रेनिंग करने जा रहे हो, मतलब यार इसको विश्वास ही नहीं होता है कि इसके जैसा कोई बेकार आदमी ट्रेनिंग में कर सकता है। खैर राशन इसको बताता है कि हाँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ अच्छे रिकमेंडेशंस दो जो कि मेरे एज के लिए सही हो, मॉन्स्टर से मैं मतलब फाइट कर पाऊँगा। तो ये पूछता है कि अच्छा और तो आपका एज क्या है, तो ये बताता है 9। इसके बाद ये मन में राशन को गाली देता है और कहता है ऑफ कोर्स मुझे पता है तुम कमीने कहीं के, ये एग्जैक्टली
396 दिन 8 घंटे और 32 मिनट हुए हैं जब तुमने मेरा बेइज्जती किया था। आखिर मैं इससे कैसे अपना बदला ले सकता हूँ? मैं इसे कैसे अपना बदला ले सकता हूँ लीगल तरीके में कि किसी को मुझे ऊपर शक भी ना हो। और तभी इसके बाद इसको एक आइडिया आता है और कहता है कि ये जो 6 यंग मास्टर थे उन्होंने सक्सेसफुली एक मशरूम मास्टर को हंट किया था जब वो 9 साल के थे। ये कहता है क्या एक मशरूम मास्टर? और तभी उसे याद आता है कि मशरूम मास्टर एक सबसे ज़्यादा मतलब लो रैंक का जो मास्टर रहता है वो होता है। जिसके बाद ये कहता है कि ठीक है, उससे मेरा काम चल जाएगा। तो ये अपना सर झुकाते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं अभी जाके उसका तैयारी करता हूँ। जो फील्ड है वो मशरूम फॉरेस्ट का फील्ड होगा। इधर से राशन कहता है हाँ, तुम्हारा जो मन करे तुम कर सकते हो। तो ये बताता है कि ठीक है, इसके लिए बस मुझे 3 मिनट लगेंगे प्रिपेयर करने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। इधर से देखकर राशन समझ नहीं पाता है कि आखिर इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा है। इसके बाद राशन अपने मन में सोचता है कि जो मशरूम मास्टर होता है वह उतना ज़्यादा हार्ड मास्टर नहीं होता है, शायद इसीलिए कि जो 6 यंग मास्टर है उसने उसको 9 साल की उम्र में ही हरा दिया। खैर चलो, अभी मैं 3 मिनट के लिए एकदम अच्छे से फोकस कर लेता हूँ। जिसके बाद ये फोकस करता है और कहता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे दिल के बगल में एक माना रिंग बना हुआ है, और ये मेरा टैलेंट है जो कि है मैजिक कॉम्बैट का। यहाँ पर मैं ऐसे सिचुएशन में हूँ जहाँ पर मैंने मैजिक को यूज़ करना खुद से ही सीखा है, क्योंकि मेरे अंदर मैजिक क्लान का खून बह रहा है। फिर इसके बाद हम देखते हैं ये जो आदमी रहता है नोवा, वो कहता है कि चलिए यंग मास्टर यहाँ पर अब आ जाइए, मतलब इसका सारा काम हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं राशन या ट्रेनिंग वाले एरिया के अंदर आ जाता है जिसका नाम होता है मैजिकली मैनिफेस्टेड मशरूम फॉरेस्ट। यहाँ पर ये जो नोवा रहता है वो इसको कहता है बेस्ट ऑफ लक सर। जिसके बाद वो उधर से अपना कॉन्टैक्ट बंद कर देता है और यहाँ पे राशन चुपचाप यहाँ पे खड़ा रहता है अकेले ही। फिर उसके बाद ये सामने कुछ नोटिस करता है और कहता है वो तो, और फिर हम देखते हैं इसके सामने एक मतलब मशरूम वाले मोटर का ऐसा लग रहा है कुछ परछाई है। फिर हम इसको थोड़ा पास से देखते हैं तो ये एक मशरूम वाला मोटर रहता है जो कि चिल्ला रहा होता है इसके ऊपर, मतलब ऐसा लग रहा है डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यार सच कहता हूँ यार, ये मशरूम वाला मोटर बिल्कुल भी डरावना नहीं लग रहा है। मतलब यार ये तो लग रहा है कोई बच्चा आके इसको एक झापड़ मारेगा, ये मर जाएगा। खैर इसके बाद नोवा इसको बताता है कि यंग मास्टर, ये जो मशरूम मॉन्स्टर है इसका वीक पॉइंट इसका बॉडी ही है, और ये एक फंगी टाइप मॉन्स्टर है। इसके वजह से ये फायर के सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे राशन अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये है मशरूम मॉन्स्टर, ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा घटिया लग रहा है, और ये जो मॉन्स्टर मतलब अपने जगह से तो हिल भी सकता है। सच में यार बहुत ही ज़्यादा घटिया लग रहा है। खैर इसके बाद ये सोचता है कि चलो अब हम चलते हैं और इससे थोड़ा फाइट कर ही लेते हैं। जिसके बाद ये अपना एकदम पोजीशन लेकर खड़ा हो जाता है और साथ साथ अपने हाथ के अंदर माना भी अपना चार्ज करना शुरू कर देता है। इसके हाथ में माना जो चार्ज होता है ऐसा लग रहा है भाई उसके अंदर थोड़ा बिजली भी निकलने लगा, मतलब यार काफ़ी मस्त माना चार्ज करता है। और तभी इसके ऊपर ये हमला करने ही वाला रहता है कि इसके सामने फिर से सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है। वो सामने देखता है तो पता चलता है कि जो इसका व्हील है इसके बॉडी का वो वेरीफाइड हो चुका है। इसके वजह से जो इसका मैजिक कॉम्बैट वाला जो मतलब टैलेंट है वो अवेकन हो चुका है। फिर हम देखते हैं जो इसका मैजिक सर्कल रहता है इसके अंदर कुछ होने लगता है, और साथ ही साथ इसकी आंखों में भी ये इसका मैजिक सर्कल दिखने लगता है। इसके बाद हम एक मैजिक क्रिस्टल को देखते हैं जिसके अंदर राशन दिख रहा होता है, और इसको देखने वाला और कोई नहीं बल्कि नोवा रहता है, जो कि कहता है कि मैं माथियन क्लान को ज्वाइन करने से पहले अपने डोरसी रीजन के अंदर एक बहुत ही फेमस मैजिशियन था। लेकिन भले ही मेरा चेहरा कैसा भी है, मैं कैसा ही दिखता था, लेकिन फिर भी वहाँ पर मुझे सभी लोग जीनियस कहते थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई नोवा का एक बहुत ही जोरदार चाटा मारता है, और ये और कोई नहीं बल्कि अपना राशन ही था, जो कि कहता है कि तुम अपने आप को एक इंसान कैसे कह सकते हो जबकि तुम बस यहाँ पे 82 डिग्री झुक भी नहीं सकते हो। और ये मन में कहता है कि मेरा इतना ज़्यादा बेइज्जती हुआ बस क्योंकि मैं पूरा एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं झुक पाया, और ऊपर से तो इसने ये भी कहा कि तुम बस 82 डिग्री ही झुक सकते हो। अब मैं यहाँ पर अपना बदला आज लेकर रहूँगा, आज तुम इसकी भरपाई करके रहोगे। यहाँ पर ये जो मशरूम मॉन्स्टर है मैंने इसका जो डिफ़िकल्टी है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पे कर दिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं ये मशरूम वाला मॉन्स्टर अपने जगह से बहुत ही तेज़ में दौड़ता है, और उसके बाद भी मतलब नोआ फिर से कहता है कि जो तुम्हारा कॉम्बैट मैजिक है वो हमारे ये जो मैजिक क्लैन के अंदर एकदम इसको बेकार टेक्निक माना जाता है, और ये तुम्हारा जो नॉन एलिमेंटल कॉम्बैट मैजिक है इसके अंदर ज़्यादा पावर नहीं है, इसके वजह से तुम इस मशरूम मॉन्स्टर को कभी भी नहीं हरा पाओगे। यहाँ पर मेरा बदला कंप्लीट होता है, तुम बेकार बच्चे कहीं के।
तभी ये सामने कुछ देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और यहाँ पर ये देखता है कि जो मशरूम वाला मोटर रहता है ये उसके ऊपर हमला करने आ तो रहा होता है, लेकिन इधर से रासेन भी अपने हाथ में कुछ पावर ऑन करके जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। और यार पीछे का बैकग्राउंड देखो जो कि यार पूरा वाइट है। मतलब यार मेरा राइटर से एक कंप्लेन है, क्योंकि यार उसने बहुत जगह ऐसा किया है कि सिर्फ उसने पिक्चर बनाया लेकिन बैकग्राउंड कुछ दिया ही नहीं है। मतलब यार कुछ ज़्यादा ही काम चोरी हो रहा है यहाँ पर। तो यार राइटर भाई थोड़ा मेहनत कर लो यार। खैर इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जो रासे रहता है अपने हाथ में अपना फुल पावर एकदम चार्ज करके एकदम स्पीड में आ रहा होता है और सीधा आकर उस मॉन्स्टर को एकदम जोर से हमला करता है। इतना जोर से हमला करता है कि भाई उसका पूरा का पूरा एकदम आधा आधा कर देता है उसको एक के मुक्के के अंदर। और यहाँ पे जो नोआ रहता है वो उसको देख रहा होता है और चिल्लाता है, क्या इसने बस इसको एक बार में ही मार दिया। यहाँ पे हम रासेन को देखते हैं जो कि एकदम मस्त हीरो वाला लैंडिंग करता है जमीन पे और इसके बगल में वो मशरूम वाला मॉन्स्टर तो भाई मरने के बाद एकदम फट जाता है। और रासेन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं था। फिर वो अपने सामने देखता है जहाँ पे सिस्टम विंडो फिर से इसके सामने आता है और ये देखकर ये काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि ये सिस्टम विंडो पे लिखा हुआ था कि जो इसका मतलब मैजिक कॉम्बैट वाला टैलेंट है ये पहले मतलब रासेन के पास था, इसके पास नहीं। लेकिन ये फाइट के बाद ये जो मतलब बिगिनर रैंक का मैजिक टैलेंट है ये अब पूरी तरह से इसके बॉडी के अंदर मतलब अब ये इसको मिल चुका है। मतलब ये टैलेंट इसके आने के पहले का जो बेकार रासेन था कचरा वाला उसके पास था, अब ये टैलेंट फुल्ली अपने हीरो के पास आ चुका है। और ये कहता है कि अब मैं महसूस कर सकता हूँ मेरे दिल का जो खून है वो एकदम खौल रहा है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं इसको एक और वेट यूटिलाइजेशन वाला कुछ तो मतलब स्किल रहता है जो कि इसको मिल जाता है और इसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा माना फ्लो होने लगता है। ये कहता है कि क्या ये आखिर कैसा पावर है। इसके बाद हम फिर से नोवा को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिर यहाँ पर ये हुआ क्या, और ये समझ ही नहीं पाता है कि आखिर यहाँ पे क्या दिख रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं जो रासेन रहता है इसके चारों तरफ अभी भी बहुत सारा माना फ्लो हुए जा रहा होता है और नोवा सोचता है कि क्या ये प्योर मैजिक कॉम्बैट है। ये जो मैजिक कॉम्बैट होता है ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फिजिकल पावर के साथ आता है, लेकिन जो मशरूम मॉन्स्टर रहते हैं उनको फिजिकल डिस्ट्रक्टिव पावर से उतना कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसने तो इनको इतनी आसानी से मार दिया, ये तो नामुमकिन है। फिर इसके बाद ये इसको कॉल पे कहता है कि यंग मास्टर ऐसा लग रहा है कि ये जो मशरूम मॉन्स्टर है ये आपके लिए ये जो ट्रेनिंग डमीज का काम मतलब नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद रासेन कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर उसके बाद नोआ मन में सोचता है कि आखिर मैंने इसको जो एक साल में नहीं देखा था आखिर उस टाइम पे इसको हुआ क्या। खैर इसके बाद ये अपने मन का बात मन में रखता है और रासेन से पूछता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये जो डिफ़िकल्टी है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। रासेन कहता है अच्छा डिफ़िकल्टी तो बताओ कितना बढ़ाने वाले हो, क्योंकि अगर ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा तो मेरे लिए ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा माना नहीं बचा हुआ है। नोआ बताता है कि इस बार ये एक रेड मशरूम मॉन्स्टर होगा। वो मॉन्स्टर जो नॉर्मल मशरूम मॉन्स्टर रहते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन बस वो बहुत ही ज़्यादा तेज और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और बस वही नहीं बल्कि अगर आप उसको जल्दी नहीं मारते हो तो वो उसके पास मतलब मल्टीप्लाई करने का भी एबिलिटी रहता है। और ये अपना मन में सोचता है कि मेरा जो पर्सनल फीलिंग्स है मुझे उसको पीछे छोड़ देना चाहिए और मुझे इसके ऊपर पहले इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहिए अपने रिपोर्ट के लिए। और फिर इसके बाद ये इसको बताता है कि अगर मुझे ऐसा लगेगा कि वहाँ पर सिचुएशन ज़्यादा खतरनाक हो रहा है तो मैं इसको तुरंत ही आपका ट्रेनिंग को ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद रासेन कहता है अच्छा एक रेड मशरूम मॉन्स्टर। और ये अपने मन में सोचता है कि मैंने ऐसा कोई मतलब चीज़ तो नहीं बनाया था जब वो मतलब इस राइटिंग को लिख रहा था। और फिर उसके बाद वो सोचता है कि शायद जो इसने नॉर्मल मॉन्स्टर को बनाया था उसी में से मतलब उसी की तरह कोई मॉन्स्टर होगा। फिर इसके बाद ये ट्रेनिंग के लिए मान जाता है। और फिर उसके बाद नोआ कहता है ठीक है यंग मास्टर, तो अब मैं मॉन्स्टर को स्पॉन कर रहा हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं एक रेड कलर का मशरूम मॉन्स्टर यहाँ पे स्पॉन हो जाता है। वैसे तो यार ये नॉर्मल ही रहता है, बस इसका जो ऊपर का टोपी रहता है वही रेड कलर का रहता है। इस मॉन्स्टर को देखकर रासेन सोचता है कि ये मॉन्स्टर के कलर के अलावा ये तो मुझे पिछला वाला से उतना कुछ ज़्यादा खास अलग नहीं दिख रहा है। और वो सोच ही रहा होता है कि वो अचानक से अपने बगल में देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो मशरूम वाला मॉन्स्टर रहता है भाई ये एकदम मिसाइल की तरह उड़ते हुए इसके एकदम पास से जाता है, लेकिन सही टाइम पे ये बगल हट जाता है, इसकी वजह से ये बच जाता है। और हम देखते हैं भाई जैसे ये मिसाइल की तरह उड़ के जाता है वैसे ही ये बगल में लड़ता है तो भाई मिसाइल की तरह ब्लास्ट भी हो जाता है। फिर वह उतना ही पर ही नहीं रुकता है। यहाँ पर हम देखते हैं रासेन को जो कि पीछे देखकर
फिर से चौंक जाता है, क्योंकि ये मशरूम वाला मोटर एक बार फिर से वहां से उड़ के आ रहा होता है इसके ऊपर हमला करने के लिए। और इस बार तो वो आकर इसको थोड़ा सा टच भी कर देता है। इसके वजह से जो राशन रहता है जल्दी से एकदम तेज में वहां से हट के थोड़ा दूर चला जाता है और वहां पर खड़ा होकर थोड़ी देर के लिए तो बस इस मोस्टर को देखता ही रह जाता है और मन में सोचता है कि ये मोस्टर ये तो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहुत ही ज़्यादा तेज भी है, लेकिन इसको देख के तो नहीं लग रहा है कि ये उतना ज़्यादा कुछ खतरनाक होगा। फिर वो मोस्टर एक बार फिर से अपनी जगह से बहुत ही तेज में आता है और सीधा आ जाता है राशन के सामने। इसके ऊपर वो एकदम जोर से हमला करने ही वाला रहता है कि राशन सही टाइम पे अपने सामने कुछ मैजिक सील टाइप का ऑन कर लेता है। इसके वजह से ये इसके हमले से एक बार फिर से बच जाता है। नोआ इसको देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या इसने तो इसको डिफ्लेक्ट कर दिया। और फिर यहाँ पे हम राशन को देखते हैं जो कि मन में सोचता है कि यहाँ पर कुछ है जो कि मुझे अभी अभी पता चला है। और फिर इसके बाद ये अपना पावर ऑन करके जा रहा था उस मशरूम मोस्टर के पास पर और ये मन में फिर से कहता है कि इसका जो हमला करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। चलो मैंने जो अभी अभी अपने नए एबिलिटी को डेवलप किया है उसका इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद ये अपने हाथ से उस मोस्टर के सर को पकड़ लेता है और वो अपना जो अभी भी उसको बिगिनर रैंक का कॉम्बैट मैजिक मिला था वेट यूटिलाइजेशन वाला उसको वो अपने दूसरे हाथ में ऑन करना शुरू कर देता है और बस उसको वो एक बार में ख़त्म करने ही वाला होता है कि तभी मैसेज आता है कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा माना नहीं बचा हुआ है। ये देखकर ये कहता है कि धत तेरी की मेरे पास अब माना नहीं बचा हुआ है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है और फिर उसके बाद ये इस मोटर को एक बार में ही मार देता है। और फिर ये मन में सोचता है कि आखिर ये अभी हुआ क्या। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर टाइम थोड़ी देर के लिए धीरे हो गया हो। खैर कम से कम मैं इसकी वजह से मैं इस मोस्टर को तो हरा ही पाया। फिर हम देखते हैं सिस्टम का अलर्ट आता है कि तुम्हारे पास अब ज़्यादा माना नहीं बचा है तुम्हारे बॉडी के अंदर और तुम्हारे माना की कमी की वजह से तुम्हारे जो डिवाइन आई है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। जिसके बाद ये फिर से अपने मन में सोचता है कि जब मेरा माना फिर से बढ़ जाएगा तो मुझे इसके बारे में चेक करना होगा कि आखिर ये अभी अभी हुआ क्या। इसके बाद हम देखते हैं नोआ बैठ के अपने क्रिस्टल के अंदर रासेन को देख रहा होता है। तभी हैम्पटन भी वहाँ पे चाय लेकर आता है और वो भी क्रिस्टल में देख लेता सामने क्या हो रहा है। इसे देखकर तो यार हैम्पटन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या आखिरकार मैंने यहाँ पर ये क्या देख लिया। क्या यंग मास्टर है उन्होंने सीक्रेटली प्राइवेट में कहीं अपना स्ट्रेंथ बढ़ा लिया और वो कैसे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नोआ को जो कि कहता है कि हैम्पटन क्या जो 7th यंग मास्टर है उनका जो 10th बर्थडे है वो पास हो चुका है, लेकिन ये कहता है कि नहीं वो तो अगला साल होगा। ये मन में सोचता है कि क्या तो फिर आखिर ये कैसे हो सकता है, उसने तो अभी तक अपना 10th बर्थडे भी पास नहीं किया तो आखिरकार वो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे किसी के पैर को और ये और कोई नहीं बल्कि अपना राशन ही होता है जो कि अपना ट्रेनिंग करके बाहर आ रहा होता है। यहाँ पे हैम्पटन बगल में खड़ा हुआ रहता है और मन में सोचता है कि यंग मास्टर के पास तो एक माना सर्कल भी है और एक माना सर्कल इसके पास है, इसको बिना मेहनत का ऑब्टेन नहीं किया जा सकता कभी भी नहीं। मतलब इसने ज़रूर छुप छुप कर सीक्रेटली ट्रेनिंग किया होगा तभी इसके पास इतना ज़्यादा ये सर्कल आ चुका है। और ये भाई पता नहीं यार खुशी की वजह से या फिर क्या चीज़ की वजह से इसको भाई रोना आ जाता है। इसके बाद ये जाकर राशन के गले लग जाता है और कहता है यंग मास्टर। यहाँ पर राशन कुछ भी समझ नहीं पाता है कि ये इतना इमोशनल क्यों होता है। खैर इसके बाद राशन मन में सोचता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है क्योंकि मुझे अभी भी इस दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है और ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता है अगर मैं कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर फेमस हो जाए या फिर ज़्यादा लोग मेरे पास में जाने लगे तो। खैर पहले तो मुझे अब थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिंग करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम देखते हैं राशन झूठ मूठ का यहाँ पे नीचे गिर जाता है और गिरने का या फिर बेहोश होने की एक्टिंग करना शुरू कर देता है। ये देखकर नोआ और हैम्पटन दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं और चिल्लाते हैं यंग मास्टर। नोआ कहता है हैम्पटन जल्दी से जाओ 2nd फ्लोर के ऊपर एक हीलिंग मैजिशियन है उसको जल्दी से बुला कर लाओ। हैम्पटन कहता है ठीक है और वो भी भाग के जाने लगता है उसको बचाने के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं राशन को जो कि भाई सच में बेहोश तो है नहीं बस वो एक्टिंग कर रहा है और वो जमीन पे पड़े पड़े सोच रहा होता है कि क्या ये तुमको सच में इतना ज़्यादा बुरा दिख रहा है, तुम्हें इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक कोई हीलिंग पिल या फिर ऐसा कुछ हो तो भाई खिला बात खत्म करो, ऐसे मैजिशियन को बुलाने की क्या ज़रूरत है। खैर इसके बाद हम इस मैजिशियन को देखते हैं जो कि यार मैजिशियन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, यहाँ पर तो यार बैठ के खर्राटे ले रहा है। खैर यहाँ पे हैम्पटन आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें हीलिंग मैजिशियन हो। ये एकदम भाई जल्दी से उठता है और कहता है कि हाँ तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, हाँ मैं हूँ तो बोलो क्या बात है।
तो ये उसको बताता है कि जो सेवेंथ यंग मास्टर है वह इंजर्ड है। ये सुनकर ये बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या सच में, ये तो बहुत ही बड़ी दिक्कत है, चलो जल्दी से। लेकिन तब ये उठ के कहता है क्या कहा तुमने, सेवेंथ यंग मास्टर, तुम पक्का हो ना, ये कोई सिक्स यंग मास्टर तो नहीं ना है। ये बताता है कि हाँ ये सेवेंथ यंग मास्टर है। जिसके बाद वो कहता है क्या तुम तो सिक्स यंग मास्टर के असिस्टेंट नहीं हो, इसका मतलब। वो बताता है कि हाँ मैं हूँ हैम्पटन, मैं सेवेंथ यंग मास्टर का असिस्टेंट हूँ। जिसके बाद इसे कहता है कि रुको, तो तुम्हारा मतलब ये है कि जो सेवेंथ यंग मास्टर है वो सच में यहाँ पर आए हैं, आखिर वो लात मार के निकाला गया हुआ बच्चा यहाँ पर है, वो क्या कर रहा है। तो वो उसको बताता है कि उन्होंने एक मशरूम मॉन्स्टर को हराया है, लेकिन उसके बाद एक रेड मशरूम से उनको एक बहुत ही बड़ा मतलब हमला लग गया है। जिसके बाद ये कहता है क्या, आखिर ये कैसे हुआ। तो ये बताता है कि ये हुआ कॉम्बैट मैजिक से। मतलब यार इनका बात बहुत ज़्यादा ही मतलब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है यार, मतलब सच कह रहा हूँ भाई, राइटर ने और ट्रांसलेटर ने काम चोरी बहुत किया इसको बनाने में। इसके बाद हम राशन को देखते हैं जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ रहता है और ये अभी भी ये बेहोश होने का एक्टिंग कर रहा होता है। और तभी यहाँ पर ये हीलिंग वाला म्यूजिशियन आता है और कहता है कि इसका जो बॉडी है वो जो मतलब मैजिक कॉम्बैट होता है उसी के साइड इफेक्ट की वजह से ऐसा लग रहा है टूट गया है, ये सॉल्व करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। चलो पहले तो मैं अपना पूरा कोशिश करूँगा और मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे नाटक करूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं इसको किसी हाई रैंक के मैजिशियन के पास भेज दूँगा। वैसे भी यहाँ पर जो मेन बिल्डिंग है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेरे से अच्छे अच्छे मैजिशियन भरे पड़े हैं, तो मैं इसको उनके में से किसी के पास भेज दूंगा। और वह यही सोच के अपना मैजिक शुरू करता है। और वह जैसे ही शुरू करता है हम देखते हैं राशन के ऊपर एक लेडी मतलब प्रे करने लगती है। ऐसा लग रहा है कि मतलब यार वो एंजल ही और यार कुछ और मतलब छोटे छोटे बच्चे एंजल टाइप के आकर ऊपर गाना गाने लगते हैं, फिर कुछ कुछ करने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे राशन के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा तो कुछ होता है, लेकिन कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये मैजिशियन भी सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था। हाँ वैसे भी ये मुझे पता था कि काम नहीं करेगा, चलो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं और इसको मेन बिल्डिंग के अंदर भेज सकते हैं। उसके बाद ये सोचता है कि चलो जल्दी से करते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं राशन का आँख खुल जाता है और वो उठ के बैठ जाता है। ये देखकर भाई ये जो हीलिंग वाला मैजिशियन रहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है यह यंग मास्टर। और ये मन में सोचता है कि मेरा जो कहीं पावर या फिर एबिलिटी है वो ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हो गए, नहीं इसको मैंने ठीक नहीं किया। ये ऐसा कहा जा सकता है कि इस कमीने का जो खुद का ठीक होने का पावर है वो बहुत ही ज़्यादा और ये खुद से ही ठीक हुआ है। फिर यहाँ पे हम राशन को देखते हैं जो कि धीरे से कहता है थैंक यू। ये समझ नहीं पाते कि आखिर इन्होंने क्या कहा अभी, तो ये सब के सब मतलब पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तभी यहाँ पे राशन फिर से कहता है कि मैंने कहा थैंक यू। भाई यहाँ पर इनके शकल को देखो, मतलब यार जितना इसके बेहोश होने पे इनको शौक नहीं लगा था उससे ज़्यादा इनको ये थैंक यू सुन के शौक लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम राशन के महल का सीन देखते हैं, जहाँ पे फिर हम देखते हैं कि किसी के हाथ में दो काफ़ी मस्त मस्त दिखने वाले चॉकलेट्स रहते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि हैरा ही रहती है, जो कि यार मतलब लग रहा है दौड़ के लेकर आई है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो हाँफ रही होती है और कहती है कि यंग मास्टर मुझे ये जो वेडन चॉकलेट्स है ये मिल गए, वहाँ पर बस 2 ही बचे हुए थे, इसलिए मुझे माफ़ कर दिए क्योंकि आपने मुझसे 3 मांगा था। मैं आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगती हूँ, अगली बार मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपके लिए और भी ज़्यादा मैं ले आऊँ। फिर उसके बाद राशन उसको कहता है कोई बात नहीं, बस उसको वहीं पे रख दो। ये फिर कहती है क्या, मतलब यार इसको अभी भी विश्वास नहीं होता है कि राशन इतना अच्छा हो गया है। क्या यहाँ पे राशन अपने मन में सोचता है कि बस यहाँ से चली जाओ और जाकर अपना आराम करो, क्योंकि मुझे तुमको ऐसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे असासिन बस मुझे तंग करना बंद कर दे। फिर इसके बाद ये इसको कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ क्योंकि मैं ट्रेनिंग करने के लिए गया था, इसलिए अब मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो करती है ठीक है यंग मास्टर, और उसके बाद वो उसको कहती है कि फिर से कि आप अपना मतलब आराम करिए और वहाँ से निकल जाती है। फिर इसके बाद हम किसी को देखते हैं जिसके हाथ में खाना रहता है और कहता है क्या तुम सच कह रही हो, ये सच में ट्रेनिंग करने के लिए गया था। और यहाँ पर ये हैरा ही रहती है जो कि हैम्पटन से बात कर रही होती है। हैम्पटन कहता है कि हाँ मैं सच कर रहा हूँ, ये एकदम सच बात है, यंग मास्टर सच में ट्रेनिंग करने के लिए गए हैं। वो तो कहती है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, मतलब यार उसको विश्वास ही नहीं होता है। इसके बाद हम राशन को देखते हैं जो कि यहाँ पे चॉकलेट खा रहा होता है और खाते खाते कहता है कि ये चॉकलेट तो सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये दूसरे से काफ़ी अच्छा भी है, ये मेरे मुंह में जाते ही एकदम मेल्ट हो रहा जा रहा है, एकदम पिघल जा रहा है, ये बहुत ही मस्त मतलब मीठा मीठा भी लग रहा है। बहुत ही तारीफ करता है चॉकलेट का और कहता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे बॉडी में एकदम फैल जा रहा है।
तभी कहता है कि रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ कोई फीलिंग ही नहीं है। जिसके बाद ये अपना डिवाइन आई को एक्टिवेट करता है, तो वो देखता है इसके जितने भी नस रहते हैं उसमें सच में कुछ अलग ही चीज़ें हो रही होती है। तो कहता है कि ये जो चॉकलेट का इफेक्ट है ये तो सच में मेरे पूरे बॉडी के अंदर फैल रहा है। तब इस सिस्टम का मैसेज आता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर थोड़ा सा माना एब्जॉर्ब हो गया है। जिसके बाद ये कहता है कि ये कमीना कहीं का ये रीजन था जिसकी वजह से इसके अंदर इतना ज़्यादा माना हो गया है। मतलब यार इसके पहले जो राशन है ये बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता था और चॉकलेट के अंदर ये थोड़ा थोड़ा माना, इसके वजह से इसके बॉडी के अंदर पहले से इतना ज़्यादा माना था। खैर सिस्टम का फिर से मैसेज आता है कि तुमने एक नए प्लॉसिबिलिटी का फ्रैगमेंट को मतलब ढूंढ लिया है जो कि अभी पूरा कंप्लीट नहीं है, यानी कि वो अभी इनकम्प्लीट है। फिर ये कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मेरा जो कैरेक्टर है वो और भी ज़्यादा डेवलप होते जा रहा है। ये कोई भी मतलब रैंडम प्लॉसिबिलिटी ये धीरे धीरे कर कर बहुत ही ज़्यादा मतलब चेंजेस हो रही है और कनेक्टेड होते जा रहे हैं। किसने सोचा था कि चॉकलेट खाने पे तुम्हें माना भी मिल सकता है। फिर राशन समझाता है कि मैजिशियंस को अगर थोड़ा भी माना चाहिए होता है तो वो लोग बहुत ही दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं जहाँ पे बहुत ही सारा माना हो, और फिर भी वो लोग इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद पूरे नरक से गुजरने के बाद भी थोड़ा सा ही माना एब्जॉर्ब कर पाते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राशन के पास कोई स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि मैंने सेटिंग्स के अंदर नहीं लिखा था। शायद इसी की वजह से इसके अंदर इनकम्प्लीट प्लॉसिबिलिटी का यहाँ पे फ्रैगमेंट ऐसा करे कुछ दिखा रहा है। खैर इसकी वजह से फ्री माना तो मिलता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है जो कि तुम इसके वजह से मोटे होते जाओगे। खैर छोड़ो, मुझे पहले याद आ रहा है उस टाइम पे मुझे जो महसूस हुआ था, मुझे उसको एक बार फिर से इमेजिन करना चाहिए कि आखिर उस सिचुएशन में हुआ क्या था। और वो जैसे इमेजिन करता है कि इसके पास नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा एक एट्रीब्यूट है स्लो द फ्लो, वो फिर से एक्टिवेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम कहता है कि क्या स्लो द फ्लो, आखिर ये क्या चीज़ है। ये इन सभी चीज़ों को सोच ही रहा होता है कि तभी दरवाजे में ठक ठक आने की आवाज़ आती है। फिर ये इधर चिल्लाकर कहता है कि मैंने बोला था ना कि मुझे आज अब कुछ भी नहीं चाहिए। तब ये उधर से कहती है कि यंग मास्टर आपको एक गेस्ट देखने के लिए आया हुआ है। ये कहता है कि बोल दो उनको यहाँ से निकल जाने को। तभी हम देखते हैं कि वो जो गेस्ट रहता है वो निकलता तो नहीं है बल्कि उल्टा अंदर आकर कहता है कि जरा देखो तो तुम अपने बड़े भाई से कैसे बात कर रहे हो। तुम्हारा बड़ा भाई यहाँ पर आया हुआ है और तुम तो खड़े होकर अच्छे से बात भी नहीं कर रहे हो। क्या तुम अपने सारे मैनर्स भूल गए और तुम्हें नहीं पता है कैसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए? क्या तुम फिर से एक चिड़िया का टट्टी खाना चाहते हो? मतलब भाई ये क्या है यार, चिड़िया का टट्टी कहाँ से आ गया इसमें। खैर हमें पता चलता है इसका नाम होता है कार्लटन मैटेन और ये राशन का बड़ा भाई रहता है, यानी कि 6th यंग मास्टर। खैर यहाँ पे राशन उसको देता है तो कहता है कि ये तो कार्लटन गाय है ना, जिससे कि राशन बहुत ही ज़्यादा पहले डरता था। राशन उसके सामने जाता है और उससे पूछता है कि ब्रदर आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा एरोगेंट स्माइल देते हुए कहता है कि इसीलिए तुम मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं हो, तुम हमेशा बहुत ज़्यादा धीमे रहते हो, एकदम एक बेवकूफ़ की तरह। और फिर वो थोड़ी देर के लिए वहीं पे खड़ा रहता है और कहता है क्या हुआ, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। राशन समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये क्या कह रहा है। तभी ये अपना जो स्टिक रहता है वो ऊपर उठाने लगता है और कहता है कि यहाँ पर रेंगो एकदम एक कीड़े की तरह और अपने घुटने पे बैठ जाओ, और बस ये इसको मारने ही वाला होता है कि तभी सिस्टम का फिर से नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हारा जो नया एट्रीब्यूट था स्लो द फ्लो वाला वो ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो गया है। तभी ये महसूस करता है कि ये तो वही फीलिंग है जब मैं रेड मशरूम से फाइट कर रहा था, उस टाइम पे मुझे ऐसा ही लग रहा था। यानी कि अब मुझे जो करना है वो ये है कि मैं ये 6th यंग मास्टर जैसा जो साइड कैरेक्टर यानी कि एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है उससे बस यहाँ पे मैं पिटना नहीं चाहता हूँ, और मैं अपना ताकत भी देखना चाहता हूँ कि मेरा आखिर जो ताकत है वो अब कितना ज़्यादा अच्छा हो चुका है। फिर ये जो मतलब कार्लटन का स्टिक रहता है वो इसके एकदम सर के ऊपर आ जाता है, इसको लगने वाला रहता है कि तभी ये मस्त आराम से, भाई इसके लिए तो टाइम स्लो रहता है तो वो आराम से इसके स्टिक के बगल में अपना हाथ रखता है और फिर उसके बाद उसको वो एकदम तेज में साइड में कर देता है। इसके वजह से जो कार्लटन रहता है वो अपने हाथ से मतलब स्टिक छोड़ देता है और वो स्टिक जाकर थोड़ा दूर पर गिरता है। इसे देखकर जो कार्लटन रहता है, क्या आखिर तुमने अभी अभी किया क्या, आखिर तुमने अभी अभी किया क्या कचरे। राशन उसे बिल्कुल भी नहीं डरता है और पूरे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि मैंने तो बस खुद के बचाने का हक का इस्तेमाल किया हुआ है। फिर यहाँ पे जो कार्लटन रहता है कहता है क्या कहा तुमने, फिर से जरा कहो तो। वो कहता है कहा, क्या कहा। इसके बाद ये कहता है कि अभी अभी तुमने वो जो बेकार बात की कचरे कहीं के। फिर ये कहता है कि क्या वो बेकार बात, तुम किसकी बात कर रहे हो, मैंने क्या कहा दिया। ये चीज़ों को सुनकर अब कार्लटन और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम कीड़े कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद ये बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है
और कहता है कि अब तो मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। जिसके बाद ये अपने हाथ के ऊपर बहुत सारा मतलब यार मैजिक सर्कल कुछ बनाने लगता है और साथ ही साथ इसका जो हार्ट के आसपास मतलब मैजिक रिंग रहता है वो भी ऑन होना शुरू हो जाता है। फिर उसको देखकर राशन कहता है कि अच्छा, इसके भी दिल के पास वहाँ पर एक रिंग है, ऐसा लग रहा है कि ये अपना कोई तो पावर को रिलीज करने वाला अपने रिंग के जरिए। फिर यहाँ पे कार्लटन एकदम चिल्लाता है कि मर जाओ, और साथ ही साथ वो अपने मतलब डिवाइन आई से राशन उसका इन्फॉर्मेशन देखता है तो यार पता चलता है कि जो इसका मेन एट्रीब्यूट है वो है वाटर का। और यार ये अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा हो चुका है। इसके बाद राशन थोड़ा ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि यहाँ पर ये जो कार्लटन है इसके फेस के दोनों ही तरफ कुछ मतलब वाटर टाइप का बनने लगता है और साथ ही साथ उसके एक चेस्ट के सामने भी बनने लगता है। वह सोचता है कि अगर ये इसको पूरा अच्छी तरीके से अपने हमले को बना लेता है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और तभी हम देखते हैं जो कार्लटन रहता है वो सामने राशन को मारता है, लेकिन राशन वहां से अचानक से गायब भी हो जाता है। ये समझ में नहीं पाता है कि आखिर राशन गया कहाँ। तभी हम देखते हैं जो राशन है वो तो कार्लटन के पीछे आया था एकदम स्पीड में, ये कार्लटन को पता भी नहीं चलता है। फिर वो पीछे से सबसे पहले तो इसके ऊपर हमला करता है। इसके वजह से जो इसका मैजिक का स्पेल है वो टूट जाता है और इसको काफ़ी चोट भी लगता है। और बस वहीं पे नहीं रुकता है बल्कि राशन एक बार फिर से इसके सामने आता है और इस बार तो वो उसके एकदम पेट पे मारता है जोर से। इसके वजह से ये जो मतलब कार्लटन रहता है बहुत ज़्यादा इसको चोट लगता है, यहाँ तक कि इसके मुंह से तो खून भी निकलने लगता है। ये खून का खांसी करते करते ज़मीन पे वहीं पे बैठ जाता है। जहाँ पे राशन दिखता है कि इसका तो खून निकलने लगा। तब तरीके मुझे तो लगा था कि मैंने इसको धीरे से मारा था। उसके बाद ये जोर से चिल्लाता है कि हैम्पटन जल्दी से एक हीलर को बुलाओ। ये मन में फिर से सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जब अपना मैजिक बना रहा था उस टाइम पे मैंने बीच में इसको रोक दिया, इसके वजह से इसके बॉडी के अंदर इसका माना एक्सप्लोड हो गया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं हैम्पटन आता है और पूछता है यंग मास्टर क्या बात हो गई। जिसके बाद वो फिर से चिल्लाकर कहता है कि मैंने कहा जल्दी से एक हीलर को बुला कर लाओ। हैम्पटन भी सामने देखता है क्या हो रहा है और उसके बाद कहता है यस यंग मास्टर समझ गया। और फिर वो चला जाता है हीलर को बुलाने के लिए। और यहाँ पर जो अपना राशन है वो अभी भी कार्लटन को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि मैंने अपने भाई को थोड़ा ज़्यादा ही पीट दिया। खैर कम से कम इसके वजह से मेरे ख्याल से मुझे अब पता चल गया है कि एक जादूगर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका। मेरा पहला गोल था कि मैं सबसे पहले तो 17 साल की उम्र तक कैसे भी जिंदा रहूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है और मैं आराम से उस टाइम तक जिंदा रह पाऊंगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे कोई चिल्लाता है कि उस कमीने ने 6 यंग मास्टर के साथ क्या किया। ये तो बिल्कुल ही मतलब नहीं बनाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो। और ये हैरा होते जो कि बोल रहे होते तो सामने से इसको हैम्पटन कहता है कि ऑफ कोर्स ये बिल्कुल ही मतलब नहीं बनाता। अगर मैंने इसको खुद की आंखों से नहीं देखा होता तो मैं भी इसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता, और मैंने इसको मतलब खुद से देखा इसलिए मैं यहाँ पर आकर तुमको बोल रहा हूँ। फिर इसको ये कहता है कि सिस्टर क्या मैं तुमसे थोड़ा ऑनेस्टली यहाँ पर बात कर सकता हूँ। ये पूछते क्यों, क्या हुआ, क्या तुम मुझे बताने वाले हो कि तुम उसका शैडो हो। ये बात सुनकर ये काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। तभी यहाँ पे हीरा अपने सोफे पे बैठती है और कहती है कि वो मतलब कमीने के अलावा इस पैलेस के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब लोग ये बात को नोटिस कर चुके हैं कि वो तुम ही हो मतलब उसके शैडो। जिसके बाद ये भी उसको कहता है कि हाँ, और उसके अलावा सिस्टर मुझे ये भी लगता है कि तुम कोई नॉर्मल मेड नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे जो फुट स्टेप है वो कुछ ज़्यादा ही लाइट है। उसके अलावा तुम्हारा जो ये मूवमेंट है, तुम्हारा चलने का तरीका है, फिर जितना भी है बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव है। ये सुनकर ये कहती कि हाँ मेरे ख्याल से ये एक और चीज़ है जो कि वो कमीना के अलावा बाकी और भी सभी लोग जानते हैं। फिर इसके बाद ये फिर से कहता है कि सिस्टर क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो बस एक कोई मतलब लेजी कमीना मतलब ऐसा कुछ है। जिसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है आगे बोलते जाओ। तो ये फिर बताता है उसको कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि उसका अब 10th बर्थडे बहुत ही पास आ रहा है, तो फाइनली जो यंग मास्टर है वो अपना चाल चलने वाले हैं। इसके बाद हम राशन को देखते हैं जो कि अपने सामने कुछ देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि ये जगह वो है जहाँ पर मैं माना मैनिपुलेशन को सीख सकता हूँ, द स्टारलाइट लाइब्रेरी। यहाँ पर तो भाई देखकर ऐसा लग रहा है कि ये लाइब्रेरी कम और ऐसा लग रहा है कि ये कोई शॉपिंग मॉल हो। मैं तो ज़्यादा चौंका हुआ इस बात पे हूँ कि राशन कभी भी इस जगह पर इसके पहले कैसे नहीं आया। खैर इसके बाद ये लाइब्रेरी के अंदर एंटर करता है तो वो यहाँ पर देखता है कि वाह, यहाँ पर तो चारों तरफ इतने सारे किताब है। और ये लाइब्रेरी ऐसे ही करते करते इसके अंदर 3 फ्लोर है, मतलब यार इतना ज़्यादा किताब है इसके पास। ये सोचता है कि आखिर इसके अंदर कितने सारे किताब होंगे। तभी कहीं से इसको आवाज़ आती है और वो इसको आप बताती है कि इस लाइब्रेरी के अंदर लगभग 2 लाख किताब है। भाई मतलब 2 लाख कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है।
क्या इसके बाद ये ढूंढने लगता है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आई। तभी हम देखते हैं कोई एक यंग लेडी रहती है जो कि हवा में उड़ते उड़ते इसके पास आ रही होती है। ये उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मैं ये स्टारलाइट लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन हूँ, एवियन। फिर हम हीरा को देखते हैं जो कि कप रखते हुए कहते हैं कि क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि वो अब तक अपने 10th बर्थडे का तैयारी कर रहा था। उसके जैसा एक लात मार के निकाला हुआ बच्चा वो अपने जो नेचर है इतने अच्छे से उसको छुपा के रखा हुआ था। क्या तुम्हें लग रहा है कि ये कोई मतलब बना रहा है। फिर उधर से हैम्पटन कहता है कि हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे मतलब लास्ट 10 सालों से वो इसको अच्छे से मतलब खुद से ही जानबूझ के छुपा के रखा हुआ है। इसके बाद ये कहती है कि अगर तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है तो तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो। फिर इसके बाद ये चिल्ला कर कहता है लेकिन मैंने इसको साफ साफ देखा था, उसने पहले ही अपना जो मतलब फर्स्ट सर्कल है उसको कंप्लीट कर लिया है। ये कहते हैं कि अच्छा फर्स्ट सर्कल, क्या तुम्हें लगता है कि ये कोई बच्चों का खेल है जो कि ऐसे ही कुछ दिनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। हैम्पटन कहता है कि जरा एक बार सोच के देखो, जो 7th यंग मास्टर है उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया कि वो कभी सक्सेशन के कैंडिडेट भी हो सकते हैं बस उनकी ये बेकार बिहेवियर की वजह से। वो कहते हैं कि हाँ ये बात तो सही है। तो ये फिर आगे कहता है कि सिर्फ तुम ही एक हो जो कि उन पर ध्यान रख रही हो और जो 7th यंग मास्टर है सोचो उनके लिए कितना आसान होगा। इसके वजह से जो 7th यंग मास्टर है उन्होंने खुद को ऐसा नीचा दिखाया हुआ है और अपनी असली ताकत को छुपा के रखा हुआ है। ये थोड़ा सा सोच के कहते कि हाँ ये थोड़ा थोड़ा मतलब तो बना रहा है, लेकिन फिर भी वो जो कमीना है उसका जो टैलेंट है वो तो लिमिटेड है, वो भी सिर्फ मैजिक कॉम्बैट की तरफ ही। हैम्पटन कहता है नहीं मैं पक्का हूँ मैंने जो कहा है उसके बारे में। ये फिर पूछती है क्या, तो वो बताता है कि क्योंकि मैं उसका शैडो हूँ, मैंने उसका जो मतलब फ्यूचर है उसने मुझे वो दिखाया है। इसकी बातों को सुनकर हीरा थोड़ी देर के लिए तो बस चुपचाप ही बैठे हुई रहती है। तो ये फिर से समझाता है क्योंकि जो हमारा किस्मत है वो 7th यंग मास्टर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर उनको कुछ हो जाता है तो साथ में हम भी मारे जाएंगे। इसकी वजह से हम एक साथ मिलकर, और इसके बाद ये उठती है और कहती है कि अगर वो डिसाइड करता है अभी के टाइम पर लाइब्रेरी के अंदर जाने के लिए तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। ये समझ में नहीं पाता है कि आखिर ये क्या कहना चाहती है। तो वो फिर बताती है कि मैंने सुना है कि हर मेटन क्लान के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी के सभी लाइब्रेरी के अंदर ही जाकर अपना सक्सेशन बैटल के लिए मतलब तैयारी करते हैं, और वही जगह है जहाँ पर वो जाकर अपना सारा मतलब स्ट्रैटेजी और सारा प्लान बनाते हैं। और यार जैसा कि हम देख सकते हैं अभी के टाइम पर राशन लाइब्रेरी के अंदर ही गया हुआ है। तो दोस्तों इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो इस वाले वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट कर दो जो कि है 800 लाइक्स का, और यार कमेंट में जाकर नेक्स्ट पार्ट कमेंट करो, क्योंकि यार जितना ज़्यादा लाइक गोल कंप्लीट होगा और जितना ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट का कमेंट आएगा मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना, ताकि यार जब मैं नेक्स्ट वाला पार्ट डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलो यार मिलता है फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।